दोस्तों नमस्कार। आत्मबोध, आत्मज्ञान ध्वनि, कॉमन सेंस के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले भाग में मैंने बताया था कि मनुष्य एक परमात्मा की ऐसी इकाई है, एक कंप्लीट इकाई है। प्रकृति का सब कुछ इसके अंदर समाहित है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ इसी के अंदर। इसको किसी भी विद्यालय में नहीं जाना, अगर ये चाहे तो किसी गुरुकुल में नहीं जाना। विषय आत्मबोध का था। पहले भाग में मैंने बताया कि राम ने रामायण नहीं पढ़ी, श्री कृष्ण ने महाभारत नहीं पढ़ा, भगवान बुद्ध ने कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा और श्री राम शर्मा ने भी कुछ नहीं पढ़ा और इतने ग्रंथ लिख दिए, इतना आदर्श जीवन जी लिया। विषय ये आत्मबोध होता क्या है? चूंकि अब मैंने बताया कि आत्मबोध करना बहुत जरूरी है। मनुष्य को आत्मा का बोध हो जाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये आत्मा का बोध होगा कैसे? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रकृति, मनुष्य रहता कहाँ है? प्रकृति में रहता है। प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना होते हुए भी है वो प्रकृति में ही। प्रकृति की नाना प्रकार की जड़ और चेतन जगत की इकाइयां उसको अपनी आंखों से दिखाई देती हैं और उन्हीं इकाइयों के बीच में वो भी विचरण करता है। इसके बाद इस संसार में क्या है? तो इसके बाद इस संसार में कहा गया है एक परमात्मा है। और लोग कहते हैं वो कहाँ है? स्वर्ग में रहता है, त्रिलोकवासी है, सर्वत्र विद्यमान है। अब लोग कहते हैं क्या कैसी बात कर रहे हो, सब जगह है, कहाँ है? हमको तो दिखता नहीं है। इसी को आत्मबोध कहते हैं। आपके अंदर है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक शब्द है प्रकृति, एक है आप और एक है परमात्मा, चौथी कोई वस्तु नहीं है। इस संसार में चौथी कोई वस्तु है ही नहीं, तीन ही हैं। एक प्रकृति, दूसरे आप और तीसरा परमात्मा। तो आत्मबोध होगा कैसे? तो आत्मबोध की पहली सीढ़ी है कि मैंने प्रकृति को देखना है। आत्मबोध का पहला चैप्टर है, पहली कक्षा है कि मुझे प्रकृति को देखना है। क्या है प्रकृति में? तो प्रकृति में आप देखते हैं, प्रकृति को आप सुनते हैं, प्रकृति को आप स्पर्श करते हैं, प्रकृति को आप चखते हैं। अपनी बाह्य इंद्रियों के माध्यम से, आंख से आपको प्रकृति में उपलब्ध सारी चीजें दिखाई देती हैं, कान से आवाजें सुनाई देती हैं, हवा चलती है, आंधी चलती है, पानी बरसता है तो पानी बरसने की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़, पक्षियों के बोलने की आवाज़, पशुओं के चिघाड़ने की आवाज़, नाना प्रकार की आवाज़ें कान में पड़ती हैं। हम पानी को चखते हैं, स्वाद लेते हैं खाद्यान्न का, पेय पदार्थों का, स्पर्श करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो अपनी पांच इंद्रियों के माध्यम से इस प्रकृति के वैभव को समझना है। पहली पाठशाला है कि वाह रे वाह परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, ये प्रकृति ना होती तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था। ये तय कर लेना है कि प्रकृति ना होती तो मेरा कोई मतलब नहीं था। तो जब आप ये मान गए कि प्रकृति ना होती तो हम ना होते, तो फिर अगला क्या अध्ययन करना है कि तो प्रकृति के साथ जब प्रकृति हमको नाना प्रकार के उपहार देती है तो मेरा इस प्रकृति की नाना प्रकार की इकाइयों के साथ क्या कर्तव्य है? तो कर्तव्य बोध हो जाना,
शरीर के माध्यम से प्रकृति के साथ मुझे क्या करना है, उन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। प्रकृति को समझ लेना, प्रकृति के साथ परस्परता में जीना और प्रकृति के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो जाना, ये पहली कक्षा है आत्मबोध की। तो प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। अब हम अगर सोचेंगे कि मैं किसी बहुत बड़े सिटी में और किसी बहुत बड़े फ्लैट में एसी रूम के अंदर बैठ करके आत्मबोध करना चाहते हैं तो ये कल्पना आपकी व्यर्थ है। और जिसने भी बताया है कि आप भी आत्मबोध कर सकते हैं तो वो झूठ बोला है और आप गलत प्रयास कर रहे हैं। आत्मबोध के लिए आपको नेचर के पास जाना ही पड़ेगा। प्रकृति की पाठशाला में बैठ कर के पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी पहले मैंने नाम बताए हैं और आप और भी नाम तलाश सकते हो, दुनिया में बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, आध्यात्मिक लोग हुए हैं। वो प्रकृति की पाठशाला में जो नहीं गया वो कभी आध्यात्मिक दार्शनिक नहीं हो पाया और उसको कभी आत्मबोध होने वाला भी नहीं। तो मुझे प्रकृति के पास जाना है। और क्या करना है प्रकृति के पास? प्रकृति के पास जब जाना है तो भौतिक संसाधनों से दूरी बना के जाना है। मैं ये नहीं कहता हूं आप कार से जा सकते हैं, आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, ये लेके जा सकते हैं, लेकिन इनसे दूरी बनाना है। ये साधन है, ये सब कुछ नहीं है। तो आत्मबोध के लिए अगर मेरे दिमाग में मैं सोचता हूं कि मुझे आत्मबोध भी हो जाए और मेरे निजी जो स्वार्थ हैं, जो मेरा लालच है, जो मेरा लोभ है, जो मेरा मोह है, जो मेरा अहंकार है, वो भी बरकरार रहे, तो फिर आत्मबोध संभव नहीं है। नदी के उस तरफ खड़े होना है या इस तरफ खड़े होना है, ये आपको तय कर लेना है। अगर आपको ये निजी स्वार्थ का जीवन, भौतिकवाद का जीवन अच्छा लगता है तो मत जाइए आत्मबोध की ओर। और अगर मन में अभिलाषा है कि नहीं आत्मबोध तो करना ही है, आत्मबोध तो होना ही चाहिए, आत्मबोध के बिना मैं जी नहीं सकता, तो फिर अपने मन में, अपने चित्त में जो इंद्रिय सुख है, जो इंद्रियों का आकर्षण है, जो भौतिक पदार्थ का आकर्षण है, जो भौतिक पदार्थों के प्रति मोह है, उस मोह को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि नदी के किनारों में, यहाँ पर नदी के दो किनारों में एक तरफ प्रकृति का वैभव है, दूसरी तरफ भौतिक संसाधनों का वैभव है। अगर आप भौतिक संसाधनों के वैभव में लिप्त हैं और उस माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो प्रकृति का ज्ञान आपको हो नहीं सकता। इसलिए आत्मबोध करने के लिए, आत्मबोध को समझने के लिए थोड़ा सा जो व्यक्तिगत है ना, हमारा व्यक्तिगत निजी, मेरे लिए ये हो जाए, मैं इतना कर लूँ, मैं ये एकत्र कर लूँ, मेरा नाम अमर हो जाए, मैं सबसे इस शहर का सबसे धनाढ्य आदमी बन जाऊँ, ऐसा नहीं। ध्यान रखिए मित्र, ये कंपटीशन कभी रुकने वाला नहीं है, कभी नहीं रुकेगा। हमसे जाने कितने बड़े 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 बड़े, और लेकिन जिस दिन मैं आनंद की बात हो रही है ना, सत और चित्त के बाद आनंद को प्राप्त करना है, आनंद के लिए आत्मबोध जरूरी है। और आनंद का मतलब है परमात्मा से मिलन हो जाना। अरे किसी मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा करके उसको ड्राइंग रूम में लगा करके क्या करेंगे? परमात्मा के साथ फोटो खिंचानी है तो जंगल में जाना है, प्रकृति के पास जाना है। आगे जानने के लिए तीसरे भाग को अवश्य देखें। नमस्कार।